Hi, I am Manoj Roy and I believe in learning out how to deal with board exam effectively so we perform better in exam. Our goal is to make your preparation simple, smart and effective so that you can score better than before and 90 plus in board exam with confidence. Our purpose for this channel is to become one of the most helpful YouTube channel for political science and history subject. Today, in this video, I will talk about the PYQs that have appeared in most of the exams since the last many years. Now, let's get started. Hello everyone, today we are going to complete the chapter number 1 of political science, the end of bipolarity. Now, अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Describe the features of the Soviet system. First point, primacy to the state and institution of party. Primacy means very important. जो उस टाइम पे स्टेट्स थी उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती थी स्टेट्स को, और जो उनकी इंस्टीट्यूशनल पार्टीज थी. नाउ अब हमारा सेकंड पॉइंटर है, द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज द ओनली पार्टी अलाउड टू एग्जिस्ट. सिंगल पार्टी थी. लैंड एंड प्रोडक्टिविटी एसिड्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सोवियत स्टेट. जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वहीं वहाँ के लैंड और प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल करती थी और ओन्ड करती थी. ठीक है. फोर्थ पॉइंटर हमारा है, देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट. नो अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स वहाँ पे बेरोजगारी नहीं थी. द गवर्नमेंट सब्सिडाइज द बेसिक नेसेसिटीज़ फॉर ऑल सिटीजन्स. बेसिक नेसेसिटीज़ क्या होती, जैसे फूड, शेल्टर, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, यही सारी चीज़ें. इट इंश्योर्स अ मिनिमल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स. उनका एक मिनिमल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल सिटीजन्स था, मतलब एक बेसिक नेसेसिटीज उनकी पूरी हो रही थी. इट वॉज बेस्ड ऑन आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी. सोशलिज्म मतलब समाजवाद एंड इगैलिटेरियन मतलब क्लासलेस सोसाइटी. इट अबॉलिश प्राइवेट प्रॉपर्टी. प्राइवेटाइजेशन नहीं था वहाँ. द इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. उनकी जो इकोनॉमी थी वो कंट्रोल थी. उनकी इकोनॉमी जो थी वो प्लान्ड थी और कंट्रोल की जाती थी स्टेट यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा. एक्सप्लेन द टर्म कैपिटलिज्म, जो कि 2019 एंड 23 के बोर्ड एग्जाम में आया है. कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम वेयर द इकोनॉमी इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. इट इज़ बेस्ड ऑन प्राइवेटाइजेशन एंड फ्री मार्केट फोर्सेस. फ्री मार्केट फोर्सेस मतलब कि यूएसएसआर के अंदर जितनी भी रिपब्लिक्स थी वो सारी कंट्रीज अपने आप में फ्री ट्रेड कर सकती थी, उनमें हैवी टैक्सेशन नहीं पे करना पड़ता था. अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं. वाई डिड द सोवियत सिस्टम बिकम वीक एंड इकोनॉमी स्टैग्नेशन. यानी कि स्टैगनेंट क्यों हो गया था. स्टैगनेंट मतलब एक जगह पे रुक जाना, ना आगे बढ़ना और ना ही नीचे जाना, बस एक जगह पे रुका हुआ है. The Soviet system became very weak and the Soviet economy became stagnant because, अब हम इसके पॉइंटर्स पढ़ लेते हैं. The Soviet economy used much of its resources to maintain nuclear and military arsenals. military arsenals मतलब कि सेल्स और बाकी गन्स वन्स, ये सारी चीज़ें. It concentrated on development of satellite state इन ईस्टर्न यूरोप. वो ज़्यादातर ध्यान ईस्टर्न यूरोप में ध्यान दे रहे थे सैटेलाइट स्टेट बनाने के लिए. दिस लीड अ ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन ऑन पीपल टू कॉप विद. मतलब इसी वजह से कि वहाँ के जो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होने लग गया, बहुत ज़्यादा दबाव बनने लग गया. ऑर्डिनरी पीपल बिकम मोर अवेयर ऑफ द इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट. यहाँ पे वेस्ट कौन है, यूएस की इकोनॉमी से इन्फ्लुएंस हो रहे थे. एंड द बैकवर्डनेस ऑफ सोवियत सिस्टम, और वो कंपेयर कर रहे थे, जैसे यूएसएसआर है और ये यूएस है, तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन चल रहा था. तब उन्हें पता चला कि यूएस हमसे बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा ही आगे है. फूड इम्पोर्ट्स इंक्रीज एवरी ईयर. मतलब उनकी खुद की स्टेट्स में फूड की प्रोडक्शन रुक गई थी, इसलिए उन्हें इंपोर्ट करना पड़ रहा था बाकी स्टेट से या फिर कंट्री से. इस वजह से इकॉनमी पर फ़र्क पड़ रहा था. द इन्वेजन
ऑफ अफ़गानिस्तान इन 1979। जब क्या कहते हैं किसी भी कंट्री में अगर हम इन्वेजन कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे हमारे मिलिट्री रिसोर्सेज लगेंगे, बाकी सारी चीज़ें लगेंगी मिलिट्री ट्रूप्स के लिए, इसीलिए इससे भी इनकी इकॉनमी वीक और स्टैगनेंट होती जा रही थी। नाउ अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक्सप्लेन एनी थ्री रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन। ये बोर्ड 23 में आ रखा है हमारे क्वेश्चन। इसके अब हम रीजंस देखेंगे जो रिस्पॉन्सिबल थे यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के लिए। पॉइंट 1, वीकनेस इन इकोनॉमी। यूएसएसआर की इकोनॉमी में वीकनेस आने लग गई थी और स्टैगनेंट हो गई थी, मतलब रुक गई थी। देयर वॉज सेवरल स्कैरसिटीज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। जो वहाँ के जो लोग थे वो डेली गुड्स को जो कंज्यूम करते थे उसमें कमी आ गई थी, इसलिए उन्हें इम्पोर्ट करवाना पड़ रहा था। मैसिव मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ज़्यादातर अपना सारा पैसा मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे लगा रहे थे और जो बाकी नेशन से लड़ाई करने में उनका अलग खर्चा हो रहा था। कीप अप ऑफ सैटेलाइट स्टेट्स इन ईस्टर्न यूरोप। जो ईस्टर्न यूरोप में सैटेलाइट स्टेट्स थी उनके साथ वो अपनी बातें बना के नहीं रख पा रहे थे। द इकोनॉमिकली वीक कंट्रोल एशियन रिपब्लिक्स दैट रिमेन्ड इन द यूएसएसआर। जो इकोनॉमिकली वीक सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी वो उसी के अंदर थी। अगर तुम, जैसा अब एग्जाम्पल है, तुम्हारे साथ कोई, अगर तुम वीक हो, तुम्हारे साथ कोई पावरफुल बंदा रहेगा तभी तुम पावरफुल बनोगे, और या फिर अपने साथ ही जैसे वीक बंदे रखोगे तो तुम भी फिर वीक ही बनोगे और वीक ही रहोगे। सेकंड ऑप्शन, पॉलिटिकल पॉलिटिकल सबॉर्डिनेस यानी कि स्टिकनेस। फॉर ओवर 70 years द कम्युनिस्ट पार्टी रूल्स, वन पार्टी कंट्रोल बिकम डिक्टेटोरियल। तो इसमें ये बताया गया है कि 70 साल से कम्युनिस्ट जो पार्टी थी वो अब मतलब सिंगल पार्टी थी, तो धीरे धीरे करते जब सिंगल ही पार्टी रहेगी तो वो डिक्टोरियल बनती चली जाएगी, अपना ही राज जमा के रखेगी। रैपिड करप्शन था, नेपोटिज्म था एंड लैक ऑफ ओपननेस वेयर ऑल प्रिविलेंट। ये समझ आएगी होगा। और यहाँ पे पॉलिटिकल सबॉर्डिनेस यानी कि स्टिकनेस ये था कि अपनी आइडियोलॉजी से वो कुछ आगे नहीं बढ़ रहे थे, मतलब कि अपनी आइडियोलॉजी में चेंज नहीं ला रहे थे। और नेचर का तो रूल ये है, क्या कहते हैं, अगर चेंज नहीं लाओगे तो ख़त्म हो जाओगे। द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन द नेशंस सच एज रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक्स, यूक्रेन, जॉर्जिया एंड अदर कंट्रीज़। मतलब कि सारी जो ये सारी कंट्रीज़ थी इनके अंदर नेशनलिज्म की भावना आने लग गई थी, इसलिए ये भी चेंज चाहते थे। लेट द सोवियत यूनियन डिमिनिश यानी कि एंड हो जाना। ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ। नाउ अब हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। शॉक थेरेपी ब्रॉट ruins टू द इकोनॉमीज ऑफ फॉर्मर रिपब्लिक्स ऑफ सोवियत यूनियन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ एनी टू आर्ग्यूमेंट। हमें कोई भी दो आर्ग्यूमेंट के साथ ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करनी है कि जो शॉक थेरेपी थी उसने खंडर बना दिया था जो पुरानी भी रिपब्लिक्स थी, जो पुरानी कंट्रीज थी उनकी भी इकॉनमी को एकदम खंडर में मिला दिया था। और ये हमारे बोर्ड 24 के एग्जाम में आया था। तो पहला ऑप्शन, द रशिया द लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स। जो रशिया थी उसने ज़्यादातर स्टेट की इंडस्ट्रियल वर्क पे कंट्रोल कर रखा था, जिसकी वजह से उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर कोलैप्स हो गया। As about 90% of industries were put up for sale to private individuals। कि जो भी सारी 90% इंडस्ट्रीज थी उसे प्राइवेटाइज कर दिया गया था और उन्हें सेल पे लगा दिया गया था। कंपनीज एट थ्रू अवे प्राइस कॉल्ड द लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री। ठीक है, तो जो ये 90% इंडस्ट्रीज सेल हुई थी वो भी बहुत चीप प्राइस पे, तो मतलब जितनी उनकी वैल्यू उससे भी कम, बहुत कम वैल्यू पे वो सेल हुई, इसी वजह से इसे लार्जेस्ट गराज सेल कहा गया इन द हिस्ट्री। द वैल्यू ऑफ रूबल डिक्लाइन ड्रामेटिकली एंड इन्फ्लेशन रेट वॉज सो हाई।
मतलब कि जो रूबल था, इनकी करेंसी की वैल्यू वो गिरती जा रही थी, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही थी। द पीपल लॉस्ट देयर सेविंग्स, जो जितनी भी लोगों ने अपनी सेविंग्स बचा रखी थी वो भी खोते जा रहे थे। द रशिया ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर, जो रशियन ओल्ड सिस्टम था सोशल वेलफेयर का, वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड, मतलब एक अच्छे तरीके से और एक सिस्टम वे में वो बहुत बुरी तरह से ख़राब होता जा रहा था। विड्रॉवल ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार थी वो अपने आप को पीछे ले रही थी, वो किसी चीज़ का जवाब नहीं दे रही थी, अपने हाथ छुड़ा के भग रही थी। और सब्सिडाइज पुश्ड, मतलब सब्सिडीज जो थी उसे क्या कहते हैं पुश कर दे, सब्सिडीज ने पुश कर दिया लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इनटू पॉवर्टी। सब्सिडाइज मतलब मैंने क्या बताया था, जो डिस्काउंट, अगर गवर्नमेंट डिस्काउंट देती रहेगी तो वो कहाँ से कमाएगी अपने लिए, इसी वजह से वो और भी ज़्यादा पॉवर्टी में जाते गए वहाँ के लोग। फोर्थ पॉइंट, पोस्ट सोवियत स्टेट्स वर डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर रिजल्टिंग इन द ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इसकी वजह से ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बन गया रिच और पुअर के बीच में। नाउ अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड यूएस इकोनॉमी वॉज मोर डेवलप्ड, मतलब जो यूएस की इकोनॉमी थी वो और भी ज़्यादा डेवलप्ड होती जा रही थी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो बाकी स्टेट्स थी उनसे यानी कंट्री उनके मुकाबले इनकी इकोनॉमी अच्छे से डेवलप हो रही थी। जैसे कि द स्टिल द सोवियत सिस्टम हैड सम स्पेशल फीचर, लेकिन तब भी जो सोवियत सिस्टम था उसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स थे दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द यूएस, मतलब जो यूएस के पास वो फीचर नहीं थे, बट एक ऐसी कंट्री जो अभी पीछे है डेवलप्ड नेशंस में से उसके पास थी। तो ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं अब हम उन्हें जानेंगे। ऐसे कोई भी 2 फीचर बताने हैं और ये बोर्ड 24 और 19 में आया है बोर्ड के एग्जाम में। नाउ सोवियत सिस्टम अंडर द सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल वॉज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द यूएस इन दिस वेज, डिस्टिंक्ट मतलब अलग थी किससे, यूएस से, इन कुछ तरीकों से। The Soviet system ensured the welfare model by ensuring minimum standard of living for all citizens, मतलब मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड था, उन्हें बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड की जा रही थी, फूड हेल्थ शेल्टर ये सारी चीज़ें, थ्रू सब्सिडीज प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एजुकेशन एंड अदर वेलफेयर। ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट, यूएसएसआर वॉज मार्क्ड बाय वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज, यूएसएसआर के पास बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज के सारे ऐसे सोर्स थे जिनसे एनर्जी उन्हें मिल रही थी। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी, मैन्युफैक्चरिंग भी उनके यहाँ अच्छी खासी हो रही थी, इंडस्ट्रीज थी, रिच मिनरल्स एंड रिसोर्सेज थे, वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स और रिसोर्सेज पाए जाते थे जैसे कि ऑयल, आयरन एंड स्टील। नाउ अब हमारा थर्ड पॉइंट है, द सोवियत सिस्टम हैड स्टेट ओनरशिप ऑफ लैंड, सोवियत सिस्टम में स्टेट ओनरशिप ऑफ लैंड थी एंड प्रोडक्टिव एसिड्स, उनके जितने भी एसिड्स थे वो बहुत प्रोडक्टिव थे, वो काफ़ी कुछ बना के या फिर कमा के उन्हें दे रहे थे अपने नेशन को। दिस इकोनॉमी हैड नो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी। अपना 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं, इवेल्युएट द रीज़न फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, हमें ऐसे रीज़न बताने हैं जो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के लिए थे। हमें फोकस करना है इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस पर। पहले इंटरनल देखते हैं, ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी, जो उनके यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स थे वो ठीक से अपना काम नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा करप्शन था, सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन, जो वहाँ की डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन थी उसे वो सप्रेस कर रहे थे, मतलब दबा रहे थे। ठीक है। और वीकेंड द गवर्नेंस, और जो उनकी सरकार थी यही सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से कमज़ोर होती जा रही थी। कल्चरल एंड पॉलिटिकल नेग्लेक्ट ऑफ नॉन रशियन रिपब्लिक्स, मतलब जो नॉन रशियन रिपब्लिक्स थी सारी, मतलब रशियन रिपब्लिक्स के अलावा जो कंट्रीज थी उनके कल्चरल और पॉलिटिकल को कल्चरली और पॉलिटिकली नेग्लेक्ट किया जाता, मतलब उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और फॉस्टर मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना, और रिजेंटमेंट मतलब कड़वाहट, यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से उनके बीच में कड़वाहट और बढ़ रही थी।
एंड नेशनलिज्म लीडिंग डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, मतलब और नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी थी, जिससे अभी ने ऑटोनॉमी चाहिए थी, मतलब अब अलग होना चाहते थे या फिर खुद की आज़ादी चाहिए थे, अपनी खुद की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाना चाहते थे। नाउ एक्सटर्नली, अब हम एक्सटर्नली पढ़ेंगे। द कॉस्टली आर्म्स रेस विद द यूएस टेंड रिसोर्सेज, और इसी कॉस्टली आर्म्स रेस की वजह से जो यूएस के साथ लगी हुई थी, इनके सारे रिसोर्सेज एकदम ख़त्म होते जा रहे थे, स्टेंड होते जा रहे थे, यानी कि वैसे स्टेंड का मतलब होता है डिसकलर होना, यहाँ पे रिसोर्सेज के लिए बोला गया है। ठीक है। द अफगान इन्वेजन फर्दर वीकेंड द सिस्टम, जो अफगानिस्तान में उन्होंने इन्वेजन किया था, मतलब घुसपैठ करी थी, उसकी वजह से या फिर जो हमला किया था उसकी वजह से इनकी इकोनॉमी थी और वीकन होती जा रही थी। द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन मतलब रुकावट यानी रुक जाना, उनकी इकोनॉमी एकदम ठप हो गई थी। ना अभी तक हमने बहुत बार सब्सिडी मतलब सब्सिडी वर्ड सुना है, तो उसका हम मीनिंग देख लेते हैं। क्वेश्चन 8, व्हाट इफ द मीन बाय सब्सिडी, ये 2016 के क्वेश्चन में आया है बोर्ड के। सब्सिडी इज अ फाइनेंशियल टूल यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सर्टेन सिक्योर प्रोडक्ट्स एट चीपर रेट टू सिटीजन्स। वही जो मैंने बताया था, जो गवर्नमेंट होती है कुछ प्रोडक्ट्स पे सिटीजन्स को एक तरह का डिस्काउंट दे देती है, जिससे इजीली वो उसे बाय कर सकते हैं और इससे गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलती है, और इसे क्या कहा गया, फाइनेंशियल टूल। ठीक है। नाउ अब हमारा 9th क्वेश्चन है, हाउ डिड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ कलेक्टिव फॉर्म सिस्टम लीड टू द लॉस ऑफ फूड सिक्योरिटी, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी में लॉस आया था। ये बोर्ड 2016 और बोर्ड 2018 के क्वेश्चंस में आया है। द शॉक थेरेपी हैड रिप्लेस्ड कॉरपोरेटिव फार्मिंग इनटू प्राइवेट फार्मिंग। ठीक है, जो सारी वही जो हमने पढ़ा था, प्राइवेटाइजेशन हो गया था, सारी चीज़ें प्राइवेटाइज कर दी गई थी इंडिविजुअल्स को बेच के, विच कुड नॉट हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और ये शॉर्ट मतलब जल्दबाजी में हुआ था, इसी वजह से ऐसा रिजल्ट देयर वॉज एक्यूट शॉर्टेज एंड नो फूड सिक्योरिटी। बहुत जल्दबाजी में किया था, इसीलिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, ना खाना बचा था और ना उनके पास नीड थी इस लोगों की फुलफिल कर पाने के लिए, इसीलिए डिसइंटीग्रेशन में फूड सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। नाउ अब हमारा है 10th क्वेश्चन, मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ सेंट्रल रिपब्लिक एरियाज। तो कौन से दो फीचर हैं सेंट्रल रिपब्लिक एरियाज के? द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, CAR, कार, ठीक है, ये कार के नाम से भी कई बार आता है। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आर एरियाज विद वास्ट कार्बन हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज। ठीक है, इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन की रिसोर्सेज हैं, विच ब्रॉट देम इकोनॉमिक बेनिफिट, इसी वजह से इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होती हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन इनके पास हाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा है। सेंट्रल एशिया हैव ऑल्सो अ जोन ऑफ कॉम्पिटिशन, यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बिटवीन आउटसाइड पावर्स एंड ऑयल कंपनीज। ठीक है, क्योंकि इनके पास हाइड्रोकार्बन से वो भी फ्यूल का काम करता है, ये भी, तो इसी वजह से ऑयल कंपनीज और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बना रहता है। तो यही थे हमारे चैप्टर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के इम्पॉर्टेंट PYQs, जो काफ़ी टाइम हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं। एंड होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वाले क्वेश्चंस हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आएंगे। Thanks for watching the video till the end. And send it your feedback in the comment box. Before leaving this video, like and share it, as well as subscribe this YouTube channel for the insightful PYQs for the board exam.